तो मोदी जी की तो निगाह अगर किसी चीज पे पड़ जाएगी तो वो अगर वो सरकारी चीज है तो उसे तुरंत बेच देंगे। मोनेटाइजेशन ऐसे ही है कि जैसे किसी लड़की को जब गांव वाला बहला के लाता है ना और उसे दिल्ली के कोठे पे बैठाना होता है। आरएसएस के जितने स्वयंसेवक हैं, जितने प्रचारक हैं, वो क्या करते हैं, झोला उठाया, दूसरे के घर चले गए, रात वहीं बिताई, वहीं खाना खाया, 2 दिन काटे, फिर आगे चल दी। जो भी आदमी शब्द गढ़ेगा वो समझ लो कि वो आदमी जो है आपको धोखा देने के लिए इन शब्दों को गढ़ रहा है। जो भी आदमी शब्द गढ़ेगा वो समझ लो कि वो आदमी जो है आपको धोखा देने के लिए इन शब्दों को गढ़ रहा है। अफगानिस्तान में झगड़ा हो रहा है, इस बीच जो है सिलेंडर के दाम बढ़ा दो। यानी जैसे ही पॉकेट मार क्या करते हैं, ये जो भी चीज बेच रहे हैं वो जनता की कमाई की चीज है, जनता के पैसे की चीज है, वो भारत की जनता की चीज है और जनता इस बारे में सवाल नहीं करती। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं मोदी सरकार एक बार फिर देश के जो बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनको बेचने का, यानी कि पीएसयू जो हैं वो बेचने जा रही है। और दूसरी तरफ ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि देश हित में है, राष्ट्रवाद है, कंपनियां बिक रही हैं और राष्ट्रवाद। आप लोगों को एक स्टेशन याद होगा, पिछली खबर में अशोक जी ने बताया था, उसका जिक्र किया था आपसे कि एक स्टेशन बेचा 50 साल के लिए, लेकिन उसने वो बाद में 1 साल बाद ही उसकी लीज बढ़वा ली 99 साल के लिए। यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी वो तो याद ही नहीं रखेगी कि कभी ये सरकारी हुआ करता था, क्योंकि रेलवे ट्रैक बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, तो ऐसे में कैसे याद रहेगा। सर, ये किस तरह का राष्ट्रवाद है? अब सब कुछ तो बिक रहा है, फिर बचेगा क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी ने, आपने उनका एक इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था मैंने 35 साल भीख मांग कर खाया। हाँ बिल्कुल। तो जिस आदमी की उम्र आज 70 साल है, जिससे 35 साल भीख मांग कर खाया है, जो अपने आप को कहता है मैं एमए पास हूँ, मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए की हुई है, तो वो आदमी कितना निकम्मा रहा होगा, कितना उसका दिमाग जो है काम नहीं करता होगा, जो भीख मांग कर खाता था। अब आपने एक ऐसे आदमी को बना दिया है प्रधानमंत्री, तो वो आपको भी भीख मंगवाएगा। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक भिखारी जो है वो पुलिस वाले के इंटरव्यू में चला गया। अच्छा। तो उससे जो भर्ती करने वाला अफसर था, उसने पूछा भाई अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो तुम कैसे भगाओगे? अच्छा। कहते ही बड़ा आसान तरीका है, मैं भीख मांगने लगूंगा, मेरे को देखते तुरंत वो भाग जाएंगे। तो जिस आदमी ने अपना जीवन जिस काम में बिताया है वो उसी तरह की हरकतें करता है। अच्छा। अब मोदी जी ने भीख मांग कर खाया है। आरएसएस के जितने स्वयंसेवक हैं, जितने प्रचारक हैं, वो क्या करते हैं, झोला उठाया, दूसरे के घर चले गए, रात वहीं बिताई, वहीं खाना खाया, 2 दिन काटे, फिर आगे चल दिए। अच्छा। तो प्रचारक भी भीख मांगते हैं आरएसएस के, प्रधानमंत्री हमारे जो है उन्होंने भी 35 साल भीख मांगी है। तो इसलिए काम धंधा करना इनके बस की नहीं है। एक बात है, जैसे एक दूसरा ही किस्सा है कि भिखारी का बेटा बोला पापा अगर हमारी लॉटरी निकल आए तो हम क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं, अभी हम पैदल चल के भीख मांगते हैं, फिर हम गाड़ी में बैठ के भीख मांगेंगे। अच्छा। तो जो मकसद है जीवन का वो वही है। अब मोदी सरकार ने क्या तय किया कि मोदी सरकार ने तय किया कि चीज़ें बेच दो। अच्छा। अब बेचने का सबसे बड़ा आसान तरीका है ये कि उन्होंने कहा कि रेलवे बेच दो। 728 कंपनियां हैं जो बड़ी पीएसयू हैं हिंदुस्तान की, और जिनके नियंत्रण के लिए जो है भारत सरकार ने एक पूरा पीएसयू का एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया हुआ है। अच्छा। उस बोर्ड में जो है सारी पीएसयू चलती हैं, वो अपना, उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का मेहनत लगी हुई है, पब्लिक के टैक्स से वो बनी हुई है, और उनको आप कोई संस्था जो आसानी से नहीं बनती। व्यापारी तो उस धंधे में हाथ डालता है जिसमें 1 के 2 हो सकें। बिल्कुल। लेकिन जब पंडित नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान के सारे सार्वजनिक उपक्रमों की नींव रखी थी, तो उनका मकसद ये था कि देश को इनकी जरूरत है। उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने धंधा शुरू किया और कल से पैसा आने लगा। आपको पेड़ लगाना होता है तो पेड़ भी आज लगाएंगे तो वो 10 साल बाद फल देगा। नहीं, कोई भी आम आदमी उसी धंधे में हाथ रखता है जिससे प्रॉफिट लगे। जी हाँ जी। लेकिन सरकार का काम है जन कल्याण। सरकार को एक आधारभूत ढांचा बनाना होता है। अब मोदी जी ने क्या किया कि आपको याद होगा 2019 के भाषण में लाल किले से उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना शुरू कर रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना 2019 में शुरू करनी थी, वो 2020 में नहीं शुरू की। 20 में उन्होंने फिर लाल किले से कह दिया कि हमें 110 लाख करोड़ रुपए जो है जनता के लिए जो है जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए खर्च करेंगे। इस बार फिर उन्होंने लाल किले से कह दिया हम 100 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वेलनेस स्कीम में खर्च कर रहे हैं। अब मोदी जी ने अब भाषण उठाया तो उन्होंने वो वेलनेस शब्द भूल गए। अच्छा। उसकी जगह उन्होंने हॉलिस्टिक की जगह जो है शब्द पाइपलाइन ले लिया। तो मोदी जी के ऑफिस में मैं कहता हूँ बहुत सारी फाइलें रखी रहती हैं। जब भी कुछ करना होता है मोदी जी अंधे की तरह हाथ मारते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि वो तोता लेके सड़क पे आदमी बैठा रहता है कि आप जाओगे मेरा भाग्य बताओ, तो तोते को निकालेगा पिंजरे से, तोता जाएगा, एक लिफाफा उठाएगा, वो आपको दे देगा, वो पढ़ देगा जजमान इसमें ये लिखा हुआ है और आप समझ लेते हैं मेरा भाग्य है। तो मोदी जी भी उन फाइलों में से कोई भी फाइल अंधे की तरह निकालते हैं और उसमें उन्होंने देखा कि 2019 में लाल किला के भाषण में मैंने कहा था कि 100,000 करोड़ रुपए 100 लाख करोड़ रुपए हम जो है हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे खर्च करेंगे। तो पाइपलाइन शब्द यहाँ आ गया। अब आप कोई चीज़ बेच रहे हो उसमें पाइपलाइन शब्द का क्या मतलब है? आप उल्टे होकर लटक जाओ, सीधे होकर लटक जाओ, सारी डिक्शनरी खोल लो, आपको ये शब्द नहीं समझ आएगा कि जब आप चीज़ बेच रहे हो, दुकान बेच रहे हो, तो उसमें पाइपलाइन कहाँ से घुस गई? तो पाइपलाइन का शब्द जो है कई बार आदमी को मोह होता है, कई बार शब्द सीख लेते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी उसमें सौदागर, उसमें वो लड़की बोलती थी इलू इलू इलू, तो वो दूसरा गाना था जी इलू का मतलब क्या है, तो उसने कहा इलू का मतलब है आई लव यू। तो लड़कों ने जो है जो उस समय के आशिक थे वो इलू इलू आने लगे, तो घर में और मोहल्ले में वो नया शब्द प्रचलित हो गया। तो मोदी जी ने अब कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाइपलाइन योजना हमने शुरू कर दी है और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन, अब नेशनल मोनेटाइजेशन शब्द तो समझ आता है कि किसी भी चीज को, मान लीजिए मेरा ये कंप्यूटर है, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ क्या है, मैं अपनी निकालता हूँ, मेरी बीवी घर में खाना बनाती है, अगर हम उसका निकालने लगे कि इसकी मोनेटाइजेशन क्या है, तो हम कहेंगे जी ये सुबह जो है झाड़ू लगाती है तो झाड़ू वाली के 100 रुपये हो गए, फिर ये बर्तन मांजती है तो बर्तन मांजने वाली के 100 रुपये हो गए, फिर ये खाना बनाती है तो बनाने वाली औरत आएगी उसके 100 रुपये हो गए। तो एक तरह से मोनेटाइजेशन वैल्यू जो है 300 रुपये हो गई। लेकिन आप माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का इस तरह मोनेटाइजेशन नहीं करते। और इस तरह मोनेटाइजेशन कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो नए नए शब्द गढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। अच्छा। अब इस सारी बात को अगर आप किसी, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे आदमी को भी बोलो चलते हुए रास्ते में, मेट्रो में या किसी रेस्टोरेंट में, तो वो आपकी शक्ल देखेगा कि पाइपलाइन स्कीम क्या होती है जी। तो मोदी जी जो है इस तरह के शब्द इसलिए गढ़ते हैं ताकि अब असली मुद्दे से भटक जाए। इस बात से भटक जाएं कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। अब सरकार ने कहा कि हम जो है 400 स्टेशनों को बेचेंगे, 90 ट्रेनों को बेचेंगे, 1400 जो ट्रेन की रेलवे लाइन है उसको बेचेंगे, हम जो है मुंबई से जो गोवा को ट्रेन जा रही है पूरी वो ट्रेन बेचेंगे। इन्होंने कहा कि हम 25 हवाई अड्डे बेचेंगे। इन्होंने कहा कि जितने भी समुद्री जो जहाज हैं और जो जितने हमारे काम करने वाली वो बंदरगाह हैं उनको बेचेंगे। फिर इन्होंने कहा जी हम जो खदानें हैं जिनसे कोयला निकलता है उन्हें बेचेंगे, जिन खदानों से मिनरल निकलता है उनको बेचेंगे। फिर ये लगा रहे ये तो सड़कें पे चलते हुए सड़क भी बेच दो। तो मोदी जी की तो निगाह अगर किसी चीज़ पे पड़ जाएगी तो वो, अगर वो सरकारी चीज़ है तो उसे तुरंत बेच देंगे। सर एक सवाल सीधा सिंपल समझो, में लोग कहते हैं कि देश, राष्ट्रवाद, देश तो इन्हीं चीज़ों से बनता है ना। देश बनता है लोगों से जी। देश बनता है, अगर यहाँ 100 करोड़ लोग रहते हैं तो देश ऐसी संज्ञा है, देश एक संज्ञा है और व्यक्ति जो है वो विशेषण है। हम वहाँ रहते हैं। हिंदुस्तान जो है, पर्वत जो थे, नदियां जो थी, खेत जो थे, पेड़ जो थे, जंगल जो थे, ये सदियों से है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान अगर आज भारत बना है तो आप कहेंगे कि ब्रिटेन के टाइम में भी यही था, ब्रिटिश राज के टाइम में भी, मुगलों का राज था तब भी यही था, जब महाभारत हो रही थी तब भी यही था, उससे पहले जब आदमी आदि बना था तब भी यही जमीन यही थी। तो देश जो है जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी और जंगलों से नहीं बनता। देश बनता है देश की जनता से, और उस देश की जनता किस रूप में कहाँ जा रही है। बिल्कुल। यानी कि हिटलर जब जर्मनी पे राज कर रहा था, जर्मनी की जनता जो है जाहिलों की तरह थी, तब भी वो जर्मनी देश था। लेकिन आज जो है वो हिटलर से घृणा करती है, तब भी वो देश है। तो देश बनता है वहाँ के लोगों से, उनकी संस्कृति से, उनकी कल्चर से, उनके सोच समझ से, उनकी भाषा से, और भाषा के अलावा जो है विज्ञान से, ज्ञान से। अगर किसी देश के लोग सारे जाहिल और बेवकूफ हो जाएंगे तो इन लोगों के समझ क्यों नहीं आता कि फिर इस देश की चीज, लोगों की मेन जो चीजें थी उनको ही बेचा जा रहा है। ऐसा है, वो बता ही नहीं रहे कि हम बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं मोनेटाइजेशन कर रहे हैं।
ये मोनेटाइजेशन ऐसे ही है कि जैसे किसी लड़की को जब गांव वाला बहला के लाता है ना और उसे दिल्ली के कोठे पे बैठाना होता है, तो ये नहीं कहता तेरी लड़की को कोठे के लिए ले जा रहा हूँ, वो कहेगा तेरी लड़की शहर जाएगी, वहां काम करेगी, वहां से कमाई करेगी, तेरे घर पे लाके पैसा देगी, तो एक सब्जबाग दिखाता है। तब वो माँ और बेटे बाप जो है या भाई जो है अपनी बहन को किसी अनजान आदमी के हाथ दे देता है कि भाई तू इसे शहर ले जा और शहर में ये रानी की तरह राज करेगी। बाद में पता चलेगा कि उसे आपने किसी कोठे पे बेच दिया, तो बाद में मंशा पता चलती है। ये जो सरकार जो है मोदी सरकार, ये जो लोगों को ये भ्रम दे रही है, जो नए नए शब्द गढ़ती है, जो भी आदमी शब्द गढ़ेगा वो समझ लो कि वो आदमी जो है आपको धोखा देने के लिए इन शब्दों को गढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए सरकार जो है सच्चाई, मन की बात नहीं करती। ये सच्चाई जो है लोगों को सच नहीं बताना चाहती, ये लोगों को भ्रमित रखती है। वो कहती है अच्छा तालिबान में झगड़ा हो रहा है, अफगानिस्तान में झगड़ा हो रहा है, इस बीच जो है सिलेंडर के दाम बढ़ा दो। यानी जैसे ही पॉकेट मार क्या करते हैं, चार आप सड़क पे जाएंगे, चार पॉकेट मार आएंगे, एक सुंदर सी लड़की आएगी वो आपको टक्कर मारेगी, दूसरी आपको जो है दूसरी तरफ से कुछ करेगी, तीसरी जो है आपका पर्स निकाल के ले जाएगी। तो ये सरकार जब हो रहा हो तो उस बीच अपना काम निकाल लो। ध्यान, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सड़कों पे लिखा होता है ना बड़े बड़े शब्दों में। तो जहां आपकी सावधानी घटी वहीं दुर्घटना आपके साथ घट जाती है। और ये सरकार रोज दिन रात जो है अंजना ओम कश्यप हुई या दीपक चौरसिया हुए या आरटीबी वाला अर्णव गोस्वामी हुआ या सुधीर चौधरी हुआ, ये रोज शाम को 5 बजे से 9 बजे तक वो काम करते हैं जिससे आपके जीवन का कोई संबंध नहीं है। ये कहेंगे तालिबान ने फलानी लड़की के साथ ऐसी बर्बरता की, तो आप जो है आपका ध्यान उस ओर चला जाएगा और इस बीच में आपके घर की जो थाली है जिसमें रोटी आनी है, पता चलेगा कि 4 की 2 रोटी रह गई, 2 की 1 रह गई, 1 की जगह वो सूखी रोटी रह गई और आप भूखे मर रहे हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे जो कंपनियां होती हैं जो अफगान स्नो और क्रीम बेचती हैं, वो कहती हैं क्रीम लगाते ही जो है चेहरे पे लाली आ जाएगी। तो मोदी सरकार भी कहेगी कि मोदी जी ने ये क्रीम दी है, लाली आ जाएगी। लेकिन लाली तो जब आएगी जब पेट में जाएगा। अगर आपका पेट भूखा है, अगर आपके पास खाने को नहीं है, तो आप जो है भूखे मरेंगे। यही देश के साथ है। देश के आपने सारे संस्थान बेच दिए। सरकार के पास क्या है आज के दिन? सरकार कहेगी रेलवे हमारी नहीं है, रेलवे हमारी नहीं है, हवाई जहाज हमारे नहीं है, तो नौकरी हम दे नहीं सकते। तो नौकरी हम दे नहीं सकते। नौकरी नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? नौकरी के बारे में आधारभूत ढांचा आपने सुना है सरकार ने कभी कहा हम नौकरी देंगे? आप देखेंगे सड़क पे बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 और साथ में लिखा है योगी जी ने 4 लाख रोजगार दिए। अब मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हर साल जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर 22 करोड़ है और उसमें जो लोग पैदा होते हैं तो 40 लाख लोग हर साल पैदा होते हैं। आज से 20-25 साल पहले 20 लाख लोग पैदा होते थे। तो 20 लाख लोग अगर पैदा हुए और योगी जी को 4 साल हो गए सरकार चलाते हुए, 5वां भी होने जा रहा है, तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। वो बड़े मजे से कहते हैं जी 1 लाख लोगों को नहीं दिया हमने, 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया और लोग बड़े खुश होते हैं कि योगी जी ने 4 लाख को दे दिया। ये नहीं सोचते कि जो 5 साल में जो पुराने सरकारी कर्मचारी हैं वो ही 12 लाख रिटायर हो गए हैं। तो 12 लाख वो रिटायर हो गए, उसकी जगह 4 लाख को आपने रोजगार दिया। तो एक तरह से आपने एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया। लेकिन उसके आगे लिख देंगे जी नंबर 1। और नंबर 1 किसने कहा? नीति आयोग ने कहा। नीति आयोग ने किस आंकड़े में कहा यह आंकड़ा नहीं पता। नीति आयोग ने अभी जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। सबसे बुरी जो है हर मामले में, क्राइम के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, बेरोजगारी के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, भूखे नंगों के लोगों में सबसे आगे है, स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है एक आदमी को वहाँ पर लोगों को यानी लाश फूकने के लिए पैसे नहीं होते तो वो जमीन पे गाड़ देते हैं। तो पूरी सरकार जो है धोखेबाजी पे चल रही है और इसीलिए ये जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो जनता की कमाई की चीज़ है, जनता के पैसे की चीज़ है, वो भारत की जनता की चीज़ है और जनता इस बारे में सवाल नहीं करती। जनता क्या कहती है? राम मंदिर बन रहा है। अब राम मंदिर बन रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि आपका अगर किसी पुजारी के घर मंदिर बन रहा हो तो वो खाना नहीं खाता, कपड़े नहीं धोता, उसके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उसके घर में जो है और काम नहीं होते, वो कहेगा जी मंदिर बन रहा है। तो हम कोई राजमिस्त्री थोड़ी है, जब मंदिर बन जाएगा ये भी देख लेंगे कि इससे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सरकार का काम है लोगों को बहकाना, बरगलाना, झूठ बोलना, उनके जो है उनको एक तरह से उल्लू बनाना। और ये सरकार उल्लू बनाने में माहिर है और इसीलिए मोदी जी जो बेच रहे हैं, जैसी जनता को पता चलेगा ये हमारी चीज़ों को बेच रहे हैं, जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी और इनसे संघर्ष करेगी और इनसे बदला लेगी और इनको वोट देकर ना देकर हराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने बताया पूरी अच्छी तरह से, जनता को भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ आया तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, 10 लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलेंगे फिर किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।